नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पीएम आवास पर हुई अहम बैठक की। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर कसे तंज की, वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर लगी रोक की, भारत की बड़ी ताकत की, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षकों को दी बड़ी राहत की, आप नेता दुर्गेश पाठक की बड़ी मुश्किलों की, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर सीएम ने लिए बड़े फैसले की। बात करेंगे भारत पर मेहरबान हुए जापान की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे बिहार में बीजेपी के मिशन 2025 की तैयारियों को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। नए वक्फ कानून के तहत नियुक्तियों पर लगी रोक, अगले आदेश तक संपत्तियों की स्थितियां भी नहीं बदलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एसटी तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से 7 दिन तक का वक्त मांगा है। सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद में कोई सदस्य नहीं जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को रिकॉर्ड पर लिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दिया। सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद 5 दिन का वक्त याचिकाकर्ताओं को दिया गया। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद मामले को अंतरिम आदेश के लिए लिस्ट किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इतनी सारी याचिकाओं को सुन पाना असंभव है, इसलिए केवल 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। हालांकि वक्फ एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुल 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट की गई हैं। अब उनका अगला प्लान, वक्फ कानून के बाद मोदी सरकार क्या करेगी। सीएम ममता बनर्जी ने किया बड़ा दावा, बोली आप मुसलमानों के खिलाफ है लेकिन सऊदी अरब में आप मुसलमानों से मिलते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों के खिलाफ होने का आरोप लगाया है। मुस्लिम मौलवियों के साथ एक बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, आप मुसलमानों के खिलाफ हैं लेकिन सऊदी अरब में आप मुसलमानों से मिलते हैं। अगर आप दुबई यूएई जाते हैं तो आप वहाँ किसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। आप अपने देश में एक बात कहते हैं और बाहर दूसरी बात कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ एकजुट रहने और साथ मिलकर लड़ने के लिए भारत इंडिया गठबंधन से अपील की। इसके पारित होने पर विपक्ष की ओर से कड़ी आपत्ति और विरोध देखा गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं INDI एक गठबंधन से अपील करूंगी कि आइए हम एकजुट रहें और साहसपूर्वक एक साथ लड़े। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसका असर सभी पर पड़ेगा। आज यह आपके खिलाफ हो रहा है, कल यह किसी और के खिलाफ होगा। जेपी नड्डा की जगह कौन, पीएम आवास पर हुई अहम बैठक, एक हफ्ते में हो सकता है फैसला। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 8 दावेदार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर पार्टी नेताओं संग अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई है। अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनावों के मद्देनजर उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। यमुना सफाई प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार खर्च करेगी 3140 करोड़ रुपए, सामने आया पूरा एक्शन प्लान। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। दिल्ली सरकार ने अब इसको लेकर अपनी कवायद और तेज कर दी है। यमुना सफाई से जुड़े पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार 3140 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च करेगी। सूत्रों के मुताबिक व्यय वित्त समिति EFC के एजेंडे में 27 केंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, टर्मिनल, सीवेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण करने के अलावा दिल्ली गेट पर 10 MGD क्षमता का एक अलग से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी तैयार किया जाना शामिल है। इस पूरे प्रोजेक्ट के संबंधित कार्यों और 10 से 12 साल के संचालन और रखरखाव आदि को भी शामिल किया गया है। केंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत सीवर लाइन उपलब्ध कराना और बिछाना, घरों में सीवर कनेक्शन मुहैया कराना आदि भी प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। इन सभी कार्यों के लिए पूरे प्रोजेक्ट पर 3140 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का अनुमान लगाया गया है। इस राशि को आज होने वाली EFC की अहम बैठक में मंजूरी दिए जाने की प्रबल संभावना है। भारत हर साल बढ़ा रहा परमाणु हथियारों का जखीरा, 25 साल में 92% बढ़ी ताकत। 2 परमाणु संपन्न देशों से घिरे भारत ने साल 2000 के बाद अपने परमाणु हथियारों में अनुमानित रूप से 92% की वृद्धि दर्ज की है। अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित थिंक टैंक FAS की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 में भारत के पास लगभग 13 परमाणु हथियार थे। 25 वर्षों के बाद यह संख्या बढ़कर अनुमानित 180 तक पहुंच चुकी है। इसका अर्थ है कि हर साल औसतन 7 नए परमाणु हथियार भारत ने अपने जखीरे में जोड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कोई भी परमाणु हथियार तैनात नहीं है
हैं सभी रिजर्व में रखे हुए हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। वहीं दुनिया के 195 देशों में से केवल 9 देश ही परमाणु हथियार संपन्न हैं। इन 9 देशों के पास कुल मिलाकर 12,331 परमाणु हथियार है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनका लगभग 90% हिस्सा केवल अमेरिका और रूस के पास है। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में करीब 9,604 परमाणु हथियार मिलिट्री रेडी यानी सैन्य रूप से उपयोग के लिए तैयार स्थिति में है। भारत की परमाणु नीति आज भी नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, यानी कि भारत कभी पहले परमाणु हथियार से हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब पूरी ताकत के साथ देगा। इस नीति के बावजूद भारत ने अपनी परमाणु क्षमताओं में बढ़ोतरी जारी रखी है। ये संकेत है कि भारत रचनात्मक दृष्टि से आक्रामक तैयार है। जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा। 2026 की शुरुआत में डिलीवरी संभव। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर 71% काम पूरा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जापान भारत को 2 शिकानसेन ट्रेन E5 और E3 मुफ्त में देगा। इसकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 360 किलोमीटर यानी कि करीब 71% काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में कॉरिडोर का कुछ हिस्सा अगस्त 2027 में शुरू किया जा सकता है। तब तक भारत के तापमान और धूल जैसी चुनौतियों के बीच ट्रेन का ट्रायल करके महत्वपूर्ण डेटा जुटाया जाएगा। जापान इस समय बुलेट ट्रेन के E10 मॉडल पर काम चल रहा है। यह E3 और E5 की तुलना में काफी तेज और मॉडर्न होगा। जापान टाइम्स के मुताबिक E10 को दोनों देशों यानी कि भारत और जापान में एक साथ ट्रैक पर उतारने पर मंथन चल रहा है। हालांकि E10 को तैयार होने में वक्त लगेगा। ऐसे में E3 और E5 से काम चलेगा। इन दोनों ट्रेनों से मिले डेटा के आधार पर E10 को अपग्रेड करने में भी मदद मिलेगी। इन ट्रेनों में ज्यादा सामान रखने की जगह और कठोर मौसम में ढलने लायक बनाया जा रहा है। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। वक्फ की 58 एकड़ जमीन वापस, सरकारी संपत्ति घोषित। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। योगी सरकार ने कौशाम्बी जिले में वक्फ की 58 एकड़ संपत्ति को मुक्त कराकर इसे सरकारी जमीन के रूप में रजिस्टर कर दिया है। योगी सरकार ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की है जब देश भर में मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों में आंदोलन छिड़ा हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून को चुनौती दी गई है। मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार की ओर से यह कार्रवाई जांच के बाद की गई है। जांच में पता चला था कि वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर होने से पहले यह जमीन ग्राम समाज के नाम पर दर्ज थी। इस जमीन के बड़े हिस्से में मदरसे और कब्रिस्तान बनाए गए थे। बंगाल के 26,000 शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। नई भर्ती तक पढ़ा सकेंगे। 31 मई तक एसएससी को नोटिफिकेशन जारी करने का दिया निर्देश। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 26,000 बर्खास्त शिक्षकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है वो नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं, हालांकि उनका नाम 2016 के घोटाले मामले में नहीं आया हो। कोर्ट ने कहा हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई कोर्ट के फैसले से बाधित हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को 31 मई तक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। 31 दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। बंगाल सरकार और एसएससी को 31 मई तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर उसका पूरा शेड्यूल कोर्ट को सौंपना होगा। अगर तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कोर्ट उचित कार्रवाई और जुर्माना लगाएगा। हालांकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा इनमें से ज्यादातर कर्मचारियों पर आरोप सिद्ध हुए हैं। महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान योजना का लाभार्थी होने से 1000 कटेंगे। महाराष्ट्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रही 8 लाख महिलाओं को अब लाडली बहन योजना के तहत 1500 के बजाय हर महीने सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। राज्य के खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। अब 2 सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही लाडली बहनों की राशि में 1,000 रुपए की कटौती की जाएगी। इस निर्णय से सरकार की हर महीने 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे पहले करीब 11 लाख लाडली बहनों को योजनाओं के मानदंड पर खरी न उतरने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ये योजना शुरू की थी। तब 2.5 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि मिल रही थी। चुनाव में महायुति सरकार से के स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने का श्रेय लाडली बहना योजना को भी गया था। न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है अनुच्छेद 142। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय किए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां अदालतें भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। अनुच्छेद 142 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले में हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जहां जज कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और एक सुपर संसद के रूप में कार्य करें।
आप नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा, विदेशी फंडिंग मामले में लिया एक्शन। वहीं मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी की साजिश, गुजरात चुनाव प्रभारी बनते ही रेड। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर हो रही है। सीबीआई ने आपके खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक विदेशों में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल कर 404 बार पार्टी को कुल 1.2 करोड़ का डोनेशन दिया। कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया, जिससे फर्जीवाड़े का संदेह है। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की रेड हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भाजपा की साजिश है। बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आप ही उन्हें चुनौती दे सकती है। नया रिकॉर्ड, सोना पहली बार 95,000 के निकला पार। मंदी की आशंका और शादी सीजन से बढ़ी मांग। अमेरिका चीन टैरिफ वार का भी दिखा असर। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक बार सोने की कीमत में उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 628 रुपए बढ़कर 95,207 रुपए हो गया है, जो इससे पहले सोना 94,579 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 936 रुपए सस्ती होकर 95,639 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक दिन पहले तक 96,575 रुपए प्रति किलो पर थी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बाद अब नित्यानंद राय ने भी कर दिया क्लियर। सीएम फेस के सवाल पर लगा फुल स्टॉप। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी 2 टूक घोषणा कर दी है। नीतीश कुमार की विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि तेजस्वी घोर भ्रष्टाचारी एवं परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उस गैंग के सरदार हैं। दोनों को बिहार की जनता अच्छे से पहचानती है। INDIA की बैठक पर नित्यानंद राय ने कहा है कि यह घमंडिया गठबंधन की बैठक है, जिसमें तेजस्वी और कांग्रेस में टकराहट है। बिहार की जनता को सबका साथ सबका विकास वाली सरकार चाहिए। परिवारवादी एवं तुष्टीकरण वाले लोग विपक्ष में हैं और रहेंगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल की हिंसा पर नित्यानंद राय ने कहा है कि सारे कारण की जड़ ममता बनर्जी है। तुष्टीकरण की नीति एवं सत्ता और वोट के लिए वह जघन्य अपराध करा रही है। बीसीसीआई ने बैटिंग और फील्डिंग कोच पर लिया बड़ा एक्शन। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खराब प्रदर्शन की मिली सजा। भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में शर्मनाक हार मिली थी और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में उसे 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम के इस खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने अब टीम के सहयोगी स्टाफ के कई सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम के सहायक कोच अभिषेक नायर को उनके पद से मुक्त कर दिया है, जिन्हें 8 महीने पहले ही नियुक्त किया गया था। अभिषेक नायर के अलावा फील्डिंग कोच टी दिलीप और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई को भी बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा टीम के मसाजर को भी कथित तौर पर बाहर कर दिया गया है। राहुल द्रविड़ का बतौर हेड कोच कार्यकाल खत्म के बाद गौतम गंभीर को भारत का नया मुख्य कोच बनाया गया था। इसके बाद इस पूर्व भारतीय स्टार ने कोचिंग स्टाफ का एक बड़ा हिस्सा कोलकाता नाइट राइडर्स से लिया था, जिसमें अभिषेक नायर, रेयान टेन डोइशिट और मोर्ने मोरकल शामिल थे। एक बार फिर एक्शन अवतार में दिखेंगे सनी देओल। फिल्म जाट 2 का पहला पोस्टर आउट। सनी देओल की एक्शन फिल्म जाट सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। इस बीच एक्टर ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है। सनी देओल ने अपनी नई एक्शन फिल्म का ऐलान कर दिया है और ये कोई और नहीं बल्कि जाट का ही सीक्वल होगा। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर जाट 2 का ऐलान कर दिया है। फिल्म में ऐलान के साथ नया पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें जाट 2 लिखा हुआ है। पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में सनी देओल ने लिखा है कि जाट अब एक नए मिशन पर। वहीं सनी देओल की फिल्म जाट ने ओपनिंग डे पर 9.62 करोड़ में अपना खाता खोल लिया था। एक हफ्ते में फिल्म ने 57.50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। हालांकि फिल्म का बजट काफी ज्यादा था। फिल्म 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, जिसमें 50 करोड़ तो सनी देओल की फीस ही थी। ऐसे में ये आंकड़ा इशारा कर रहा है कि फिल्म फ्लॉप की कैटेगरी में शामिल हो सकती है। अब जाट 2 को दर्शकों को कितना प्यार मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सनी देओल के फैंस तो उनकी इस अनाउंसमेंट से बहुत खुश है। हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।